हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा केस लेकर आई हूं जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के अंतर्गत एक हिस्टोरिकल केस रहा, एक नज़ीर बन गया और इस केस ने काम किया लॉ का। जी हाँ, ये वही केस है, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड था, जिसके द्वारा आपका पोश एक्ट बना। अब आप लोग सोचेंगे केस डिसाइड तो हो गया था 1997 में, फिर वो एक्ट 2013 में जाकर बना। तो इतने समय तक क्या फिर भी जो वर्क प्लेस होता है वहाँ पर काम करने वाली महिलाओं के साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होगा तो फिर भी क्या कोई लीगल प्रोविजन नहीं था? तो बिल्कुल था। इस केस के माध्यम से ऐसे गाइडलाइंस दिए गए कि जब तक इनके संबंध में कोई कानून नहीं बन जाता तब तक वो आपके जो है रूल्स फॉलो होंगे। तो एक तरीके से अगर आप देखें, आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं कि जो डिसीजंस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, वो भी लॉ का काम करते हैं, लॉ निर्माण का काम करते हैं। गिरी का स्टेटमेंट आपका आता है। तो बिल्कुल अगर आप इस केस को देखेंगे तो ये आप समझ जाएंगे। और दूसरी बात, ये केस आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम देखें, आर्टिकल 14 में आप पढ़ेंगे, 15 में आप पढ़ेंगे, 19A में 19 में पढ़ेंगे और साथ साथ आप 21 में, तो बिल्कुल एक तरीके से आत्मा है उस केस की, उस आर्टिकल की। तो ये देखते हैं पूरी कहानी यहाँ पर क्या थी, पृष्ठभूमि क्या है मामले की। राजस्थान का मैटर है, आप लोग जानते हैं। वहाँ एक महिला थी भंवरी देवी नाम की, जो कि एक साथिन थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करती थी, ग्राउंड लेवल पर महिलाओं को जागरूक करती थी। ठीक है, उनका काम था बाल विवाह रोकना, महिलाओं को जागरूक करना, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये सारे वो काम है जो हमारे समाज में डेवलपमेंट लाने के लिए, इंप्रूवमेंट लाने के लिए, महिलाओं में अवेयरनेस लाने के लिए, बच्चियों के भविष्य को बचाने के लिए किए जाते हैं। लेकिन एक परिवार के लोग ही अपनी बच्ची के भविष्य को जब दांव पर लगाते हैं और सामने वाला अगर उसको बचाना चाहता है तो वो उसी व्यक्ति के साथ ऐसी जघन्य घटना को अंजाम दे सकते हैं। यह सोचने वाली बात है हकीकत में हमारे समाज के अंदर। और इतना ही नहीं, इतने सब के बाद भी उस महिला को जस्टिस नहीं मिला। ऐसा नहीं कहूँगी मिला नहीं, लेकिन समय से नहीं मिला। जो हमारे जुडिशरी का नीचे वाला तबका है उसके अंतर्गत नहीं मिला। उस महिला को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ गया। दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर मेन कहानी क्या थी, जो भंवरी देवी थी, 1992 की बात है। एक गांव में हो रहे बाल विवाह को रोकने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो तो उनके परिवार की बेटी के भविष्य को बचाना चाहती थी, लेकिन क्या उस परिवार या उस जाति के लोग उसी के भविष्य को खिलवाड़ बनाकर छोड़ देंगे। इतनी इस बात की समझ उनको नहीं थी कि एक व्यक्ति इतना दरिंदगी पर भी उतर सकता है। यहाँ पर जिस जाति के लोगों के द्वारा बाल विवाह कराया जा रहा था वो ऊंची जाति के, प्रभावशाली जाति के लोग थे। भंवरी देवी के द्वारा जब उस बाल विवाह को रोका गया तो वो लोग नाराज़ हो गए और बात केवल मारपीट या झगड़े तक ही नहीं सीमित रही, बल्कि उन लोगों ने दिन दहाड़े उस समय, जबकि वो अपना एज ए गवर्नमेंट एक अपनी ड्यूटी को परफॉर्मेंस कर रही थी, उस समय उन लोगों ने उसके साथ सामूहिक रेप किया। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये जो है केवल एक महिला पर हमला नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने वाली हर महिला को सज़ा देने का प्रयास किया गया, ताकि वो आगे ना बढ़ सके, महिलाओं को जागरूक ना कर सके, समाज की कुरीतियों को दूर ना कर सके। लेकिन इतना ही नहीं बेटी, ऑफेंस हुआ, लेकिन ऑफेंस होने के पश्चात भी उनको जस्टिस नहीं मिला। पुलिस ने एफआईआर देर से फाइल की, लापरवाही की एफआईआर फाइल करने में, मेडिकल में देरी हुई, जिसका नतीजा क्या रहा कि जो साक्ष्य है वो सही से नहीं मिल सके। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, आरोपियों को बरी कर दिया। बिल्कुल, आरोपियों को यहाँ बरी कर दिया गया। सामाजिक बहिष्कार हुआ, भंवरी देवी को जस्टिस नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर इतना ही नहीं, अब यहाँ पर बिल्कुल अगर हम यहाँ देखें तो ये जो लाइन है बिल्कुल क्लियर हो गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं है। अब यहाँ पर आखिर इस मामले में जो दायर हुई थी PIL आपकी फाइल हुई थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? भाई इतना सब कुछ हो गया, वो भी एक ऐसी महिला के साथ जो समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम करती थी, अपनी ड्यूटी परफॉर्मेंस करते समय उनके साथ ये काम हुआ, तो बात यहाँ तक रुकने वाली नहीं थी। बहुत से महिला संगठन ने इस चीज़ का बहिष्कार किया, प्रोटेस्ट किया, मांगे उठाई, जिसके चलते ये जो एक संगठन था विशाखा नाम का, इन्होंने क्या किया, मिलकर PIL दायर की। इसलिए आपका विशाखा वर्सेस अदर्स के नाम से केस आता है। विशाखा जो एक संगठन का नाम था, इन्होंने PIL दायर की सुप्रीम कोर्ट में। और इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग थी कि कार्यस्थल पर महिलाओं का जो सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उसको बचाने के लिए स्पष्ट कानून और दिशा निर्देश बनाए जाएं।
मुख्य कानूनी प्रश्न इनके सामने यही था, रखा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरेसमेंट संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। जब कोई विशेष कानून नहीं है तो क्या कोर्ट गाइडलाइन बना सकती है, क्योंकि ऐसा कोई कानून तो था नहीं भाई। अब यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो सेक्सुअल हरेसमेंट का मीनिंग बताया। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ ऐसा कोई भी व्यवहार जिससे उनको शारीरिक, मानसिक और मौखिक क्या हो, उत्पीड़न हो, कि बस शारीरिक नहीं देखोगे आप, मेंटली और ओरली अगर आप उन्हें कोई बात कह रहे हो वो आपका सेक्सुअल हरेसमेंट में आएगा, जो उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाए। और ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का। उसके बाद यहाँ कौन कौन से आर्टिकल्स को इंक्लूड किया गया, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, 15 लिंग के आधार पर भेदभाव, 19(1)G सुरक्षित कार्य वातावरण और आर्टिकल 21 जीवन और गरिमा का आधार। अब यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस देखी कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगा, जैसे मैंने कहा 1997 का केस था, लेकिन कानून कब बना, 2013 में। तो यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि भाई जब तक पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी तब तक यह दिशा निर्देश लागू रहेंगे। कौन से दिशा निर्देश थे कि हर सेक्सुअल प्लेस पर यौन उत्पीड़न निषिद्ध होगा, शिकायत निवारण समिति बनेगी, समिति में महिला सदस्य होनी जरूरी है, पीड़िता की जो पहचान है गोपनीय रखी जाएगी, उसमें त्वरित और निष्पक्ष जांच की जाएगी और नियोक्ता की पूरी जिम्मेदारी रहने वाली, जो एम्प्लॉयर होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। और बाद में इन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर आपका सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 बनाया गया। तो इस तरीके से, और आज के टाइम में मैं देखूँ इस केस की इंपॉर्टेंस क्या है, तो भारत में पहली बार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया, महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को संवैधानिक अधिकार बनाया गया और न्यायपालिका ने यहाँ लॉ मेकिंग का रोल निभाया, क्योंकि 1997 से लेकर 2013 तक आपका काम किया इस केस ने, कानून का जो ऊपर आपके फैक्ट बताए गए थे। तो यहाँ पर देखिएगा ये पूरी स्टोरी है विशाखा, जिसको आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा आर्टिकल 21, कभी भी आप मैथ्स के अंदर ऐसा नहीं ले सकते जब आपको ये केस ना लिखना पड़े। और दूसरी बात, विशाखा वाला केसेस आपका जो है आता है, अगर आप पढ़ेंगे एंग्रेप के अकॉर्डिंग BNS में, वहाँ भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और प्री के अंदर भी काफ़ी बार ये केस जो है पूछा गया है। और अब भी आप लोग देखते हैं कि लगातार किसी ना किसी मैटर पर जो है आपका ये लगता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि अगर मानो जो सेक्सुअल हरेसमेंट करने वाला व्यक्ति है वो किसी दूसरे वर्क प्लेस का है और जिस महिला के साथ ऐसा वो दूसरे वर्क प्लेस की है, तो यहाँ पर जिस महिला के साथ हुआ है जिस महिला के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया है उसके वर्क प्लेस की जो कमेटी होगी, इंटरनल कमेटी, उसको कंप्लेन जो है की जाएगी। ये अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और कुछ आपके महिला एडवोकेट्स को लेकर के भी मामले आए थे। तो लगातार ये एक ऐसा दिन है जिसके अंतर्गत लगातार आपके मामले आते रहते हैं। और ये कब आपका पॉसिबल हुआ, इस केस के माध्यम से ही ये आपका पॉसिबल हुआ है। यदि आप चाहते कि इस तरह के केसेस आपको मिलते रहें जो आप लोगों की नॉलेज को इंक्रीजमेंट करेंगे एज ए लॉ स्टूडेंट्स होने के नाते, और साथ ही साथ आपकी जानकारी को बढ़ाएंगे, एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो उसके लिए अभी तक भी भैया आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।